क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 9 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और यूपीएससी का ईपीएफओ और ईपीएफओ के अलावा जो स्टेट पीसी एग्जामिनेशन है हमारे, उनसे रिलेटेड जो हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका नाम है एआई पोर्टल सुपेस। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। समझेंगे। एआई पोर्टल है, एआई आप समझ रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम। ठीक है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी चल रहा है और ये सर्विलांस प्लेटफॉर्म होता है एक तरीके का, उसको और रिफॉर्म कर दिया गया है। पीएलआई स्कीम, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है ना। स्कीम जो है वाइट गुड्स में ये वो हो गई है, इसको मंजूरी दे दी गई है मोदी जी द्वारा कैबिनेट कमीशन के अंतर्गत, कैबिनेट की मीटिंग के बाद। और वाइट गुड्स कौन कौन से? एयर कंडीशनर और आपका एलईडी लाइट्स। ठीक, इसी तरीके से और भी गुड्स होते हैं। और सतर्कता अधिकारियों यानी कि विजिलेंट ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा 3 साल के लिए। ठीक है, सीवीसी के अंतर्गत जो आते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और नाटो, नाटो ये यहाँ पे यूक्रेन और रशिया में जो चल रही है झड़प 2014 से चल रही है, उसी का मतलब पार्ट में एक ये भी है कि अब वो कह रहे हैं यूक्रेन वाले कि भैया नाटो तुम आओ मदद करो, नहीं तो रशिया जो है हमारे यहाँ से जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहा है, जैसे कि क्रीमिया को उसने 2014 में एनेक्स कर लिया था, जोड़ लिया था अपने साथ, वैसे फिर से जोड़ लेगा इसको भी, ईस्टर्न यूक्रेन को। ठीक, तो पूरी अब जानकारी देखते हैं विस्तार से। देखिए, ईपीएफओ का हमारा जो है 8 अप्रैल से चालू हो गया है नया, ये आखिरी पेड ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट पीडीएफ पेड ग्रुप है, इसमें टेस्ट सीरीज़ भी है अलग से, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। नहीं तो आपको जो है कंप्लीट पेड ग्रुप में टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल पूरा और 1-to-1 डिस्कशन मिलेगा किसी भी मतलब टॉपिक से संबंधित ईपीएफओ के। ठीक है। वहीं यूपीएससी 2021 का भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं इन दो नंबर पर कॉल करके 8564880530 9696060689 पर। ठीक, देखिए एआई पोर्टल सुपेस, फुल फॉर्म समझ लीजिए क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक। सुपेस, सुप्रीम कोर्ट का सू आ गया, ठीक। पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या है कि जो भी डेटा होगा, समझना मेरी बात, ठीक। इसमें क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ क्रिटिज्म भी हुआ है तो इसलिए बोला जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा? जो भी डेटा है, कोई केशवनंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का आया है, ठीक है, और ये इस तरीके का डेटा है, सब उठाकर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं इन सबको उठा के एनालिसिस करेगा और फिर कोर्ट की एफिशिएंसी में असिस्ट करेगा खाली। समझ रहे हो? लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से ही जो है जजमेंट भी देने लगे तो इसको जो है वो कहा गया है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एआई का यूज़ किया जाएगा, डेटा दिया जाएगा, उससे ये असिस्ट करेगा कोर्ट की एफिशिएंसी, दक्षता को बढ़ाने के लिए। ये नहीं है कि पूरा जजमेंट ही अब जो है एआई के जरिए होने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ है। और ये मतलब ये है कि ताकि अच्छे से तेज़ी से, और पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से ये वाला एक एआई सुपेस लाया गया है। ठीक, ड्राफ्ट प्रपोजल है। तीसरा फेज जो चल रहा है ई कोर्ट, ठीक है ना, डिजिटलाइजेशन हो रहा है कोर्ट का पूरा प्रोसीडिंग्स वाली चीज़ है। और प्रोजेक्ट वर रिलीज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट का ई कमिटी के द्वारा करी गई। ठीक है। चीफ जस्टिस जो थे बोबड़े, अब कौन से आ गए हैं चीफ जस्टिस? 48वें आ गए हैं, एनवी रमन्ना। ठीक, चीफ जस्टिस जो बोबड़े हैं उन्होंने कहा है कि एआई इंटरप्रेट करेगा, ठीक, ऑटोमेटेड डिसीजन लेने में मदद करेगा। और ये ऐसा डिज़ाइन नहीं किया गया है कि खुद से ही पूरा डिसीजन ले ले, बस ये फैक्ट्स को प्रोसेस करेगा, ठीक। और जो है इनपुट्स जजेस के लिए अवेलेबल कराएगा कि भैया डिसीजन लो। समझ में आ गई पूरी बात? और ये चीज़ है अबाउट द पोर्टल। सुप्रीम कोर्ट इंटेंट्स मशीन लर्निंग का मतलब वही चीज़ है, डेटा रिसीव जो होगा, टाइम ऑफ फाइलिंग, बढ़िया डेटा को एनालिसिस करो और फिर उससे मदद करो जजेस की, ना कि खुद ही जजमेंट दें लोगों। ठीक, कलेक्ट रेलेवेंट फैक्ट्स एंड लॉस को, ये टूल है एक तरीके का, फैक्ट्स और लॉस को जो है कलेक्ट करेगा और जजेस के लिए अवेलेबल कराएगा। ठीक,
क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और लॉस भी हो गए और जजेस के लिए भी तो दिक्कत होती है ना। कितने इस समय हैं हमारे जजेस सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, AI हैज़ द पोटेंशियल टू बी ट्रेमेंडस एसेट इन द जुडिशरी, सही बात है। मेक ह्यूमन लॉयर और जजेस एवर कम्प्लीटली रिडंडेंट, मतलब ये कह रहा है कि AI ऐसा नहीं है कि हमेशा ह्यूमन लॉर्ड्स और जजेस को कम्प्लीटली रिडंडेंट कर दे, मतलब उनको ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये खाली असिस्ट करेगा और जो भी एक्सेसिव डिलेज होते हैं उनको ख़त्म करेगा, ठीक। AI के देखिए कई सारे वो हो सकते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ठीक है ना, चैट बॉट्स। ये देखा होगा आपने, अब जैसे कोई खोलो वेबसाइट तो चैट बॉट आ जाते हैं, मे आई हेल्प यू, और ये सब। AI क्या है, कंप्यूटर के द्वारा जो है, कंप्यूटर्स और मशीन की अपनी एक लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन माइंड को मिमिक, मतलब जो है उसकी नकल करने की कोशिश करता है। उस तरीके से है कि उनकी क्या परसेप्शन है, क्या धारणा है, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे ह्यूमन माइंड करता है ना वैसे ही खुद करने की कोशिश करता है। और ये एक्सपीरियंस के साथ लर्न भी करता है, जैसे हम लोग लर्न करते हैं ना सामने वाले की रिस्पॉन्स, या फिर अब हमें आगे क्या बोलना है, वैसे एल्गोरिथम इसमें होती हैं और रियल टाइम डेटा इसमें लेता है, डिसीजन लेता है, ठीक। और ये पैसिव मशीन की तरह नहीं है, दैट आर केपेबल ओनली ऑफ मैकेनिकल और प्री डिटर्मिन्ड ऑपरेट रेस्पॉन्सेज। मतलब पैसिव मशीन ये होता है किसी प्रोग्राम उसमें जो लिखा गया है उसमें मान लीजिए किसी चीज़ के लिए उन्होंने यस बोल दिया तो वो यस ही करेगा, भले ही वो बार बार रॉन्ग हो रहा हो तब भी। यूजिंग सेंसर्स का यूज़ होता है, डिजिटल डेटा का यूज़ होता है, कंबाइंड इंफॉर्मेशन किया जाता है और फिर एनालाइज करते हुए जो है आपका एक ऐसे मतलब डिसीजन डाटा के थ्रू हम अच्छे डिसीजन लेने के लिए जो है सक्षम हो पाते हैं, ठीक। समझ में आ गया। AI का यूज़ मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी, जुडिशरी में भी हो रहा है, इसको ध्यान रखना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच, ठीक। एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। हर्षवर्धन जी जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है ये न्यू दिल्ली में। और ये एक तरीके का रिफाइंड वर्जन है किसका, जो कि अभी जो यूज़ हो रहा था, इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलांस प्रोग्राम का, ठीक। इंडिया पहली कंट्री है जिसने कि इतना एडवांस डिजीज़ सर्विलांस सिस्टम जो है यूज़ कर रहा है, ठीक। भारत इस तरह की उन्नत रोग निगरानी प्रणाली अपनाने वाला विश्व का पहला देश है, ठीक। जो नया वर्जन है उसमें जो है डेटा एंट्री होगा, उसका प्रबंधन भी होगा। डिजीज़ सर्विलांस प्रोग्राम मतलब किसी एक गांव में मतलब कोई डिजीज़ चालू हुई, ठीक, तो उसको वहीं पे ही पकड़ के रोक देना और उसको जो है एक बड़ा मतलब जैसा पेंडेमिक, जैसे कोविड बन गया वैसा ना बनने देना के लिए जो है ये IHIP जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। पहले इसमें जो है 18 डिजीज हो रही थी ट्रैक, अब 33 हो रही हैं, 33 हो रही हैं, ठीक। और इसमें नियर रियल टाइम डेटा, मतलब तुरंत दिखता है कि क्या चल रहा है डिजिटल मोड में, ठीक। किसी गांव में बैठ के भी मान लीजिए कोई जो भी हो रहा है वहाँ पे जो केसेस आ रहे हैं या किसी भी डिजीज से, 33 डिजीजेस से आ रहे हैं ट्रैक करने, तो उनका नंबर दिखेंगे कि इतने बढ़ रहे हैं, इतना हो गया है, कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक। और पेपर मोड ऑफ वर्किंग से अब हट चुके हैं ये। इसको जो है हम सिंक्रोनाइज करेंगे किसके साथ, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ, ठीक। तो मतलब डिजिटली सारे कुछ आपके पास डेटा होगा कि हाँ ये वाली डिजीज़ है, यहाँ पे हुई है, इस लोकेशन में हुई, कितने लोग को हो रही है, कहाँ बढ़ रहा है, क्या ट्रेंड है, ये सब देख के पहले ही आपके पास अगर आ गया तो आप पहले इसको रोक भी सकते हो ना, ठीक। फुली कंपेटेबल होगा दूसरे डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ में भी। और जो रिफाइंड IHIP है ये ऑटोमेटेड डेटा विल हेल्प इन बिग वे रियल टाइम डेटा कलेक्शन, मतलब बिल्कुल आपको तुरंत तुरंत डेटा कलेक्शन दिख होता हुआ दिखेगा भी, आप एग्रीगेट भी कर सकते हो, एनालिसिस भी कर सकते हो और डेटा को, जो कि आपको हेल्प करेगा एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग पे, मतलब कि आपका बड़े पैमाने पर मदद करेगा जिससे साक्ष्य आधारित नीति तैयार करने में सहायता मिलेगी। समझ में आई बात, साक्ष्य निर्धारित, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हवा में नीति बनाए, एक मतलब साक्ष्य पे आप नीति बनाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। IHIP जो है इसको इंश्योर करेगा, ठीक। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएगा रियल टाइम पे, वहीं सारी चीज़ें एनालिटिक्स होगी, एडवांस्ड विजुअलाइजेशन, ठीक।
एनालाइज करेगा रिपोर्ट को और मोबाइल पर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। इसके अलावा आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज़ भी इसमें होंगी, ठीक, जिसको हम चालू कर सकेंगे इलेक्ट्रॉनिकली और मॉनिटर भी कर सकेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज़, ठीक है, जैसे मान ली जापानीज़ एनसेफेलाइटिस है, तो ये हमारा जो है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है, तो वहाँ पे हम इसको देखें कि भैया ऐसा नहीं है कि ये और भी जगहों पे फैल जाए, ठीक। और इसको हम आसानी से एकीकृत कर सकते हैं जो बाकी सर्विलांस प्रोग्राम चल रहे हैं उनके साथ भी, वाइल हैविंग द फीचर ऑफ एडिशन ऑफ स्पेशल सर्विलांस मॉड्यूल्स, ठीक। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यही है कि भैया इसको एपिडेमिक आउटब्रेक, कोई छोटे से डिजीज़ को एपिडेमिक आउटब्रेक में बदलने से रोकने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। अभी जो IDSP चल रहा है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम प्रोजेक्ट, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया था वर्ल्ड बैंक की सहायता से 2004 में। इसका उद्देश्य भी यही है कि हमें डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है ना, विकेंद्रीकृत लेबोरेटरी बेस्ड IT इनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम बनाना है, ठीक, और बनाया है, और जो कि फॉर एपिडेमिक प्रोन डिजीजेस, जो एपिडेमिक हो सकती हैं आज, मान लीजिए कि यहाँ पर डिजीज़ है छोटी सी हैं किसी कुछ लोकेशन में, लेकिन हो सकता है कि फैल जाए पूरे वर्ल्ड में, ठीक, पूरे पहले देश में फिर वर्ल्ड में, या फिर किसी एक क्षेत्र में, या फिर धीरे धीरे जो है वर्ल्ड में, ठीक। तो एपिडेमिक प्रोन डिजीज टू मॉनिटर डिजीज ट्रेंड्स एंड टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू आउटब्रेक्स इन अर्ली राइजिंग फेज थ्रू रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स, ठीक। जल्दी जानो और फिर जल्दी रोक दो, ये है मेन जो है साफ सीधी आसान भाषा में बात, ठीक। PLI स्कीम वाइट गुड्स के लिए भी आ गई है। आपका जो एयर कंडीशनर LED लाइट्स के लिए मोदी जी ने जो है इसको कैबिनेट में मीटिंग हुई और उसको चेयर करके अप्रूव कर दिया है, और 13 जो है इसमें किए गए थे, उसमें से एक ये भी है। 13 सेक्टर्स है ना, जिसमें से PLI वाइट गुड्स के लिए भी अब ये अप्रूव हो गई है। इसमें ये है कि 4%, 6% जितना भी है, जितना आप सेल्स करोगे बढ़ाकर, उस हिसाब से आपको 4% या 6% इंसेंटिवाइजेशन प्रोत्साहन मिलेगा। और अगले 5 साल तक के लिए जो कंपनियां जो कि एयर कंडीशन LED बनाने में मतलब मशगूल हैं, या फिर क्या कहेंगे, कम मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं। अब देखो ग्लोबल हम ये चाहते हैं कि जो ये एयर कंडीशनर बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो कंप्लीट यूनिट बना रहा हो उसी को ही प्रोत्साहन मिले, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे जिसको जोड़ के बनता होगा ये, तो उन कंपोनेंट्स में भी पूरे वैश्विक लेवल से निवेश आए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आए, डिज़ायर्ड एरियाज़ में आए, इसके लिए भी इसमें जो है प्रोत्साहन किया जाएगा, ठीक। ये स्कीम जो है ये एक्सपेक्टेड है कि मतलब हाइयर ग्रोथ रेट्स इसमें हमें मिले, और एग्जिस्टिंग वन से रिलेटेड, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी ग्रोथ हो, हम AC LED अच्छे से अच्छे बनाएं, निवेश ज़्यादा हो, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा हो, एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन जाए, ताकि लोग आएँ हमारे यहाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़े, ठीक। और भारत जो है सस्ते सस्ता अच्छा कम्पिटिटिव गुड्स बनाकर ग्लोबल चैंपियन बने मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक। और ये लीड टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आपका नवाचार, आपका अनुसंधान और जो है विकास, और उसके साथ ही टेक्नोलॉजी भी हम बढ़ाएं। PLI ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है PLI स्कीम का, कि जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, ग्लोबली कम्पिटिटिव गुड्स बनाने हैं, जो भी डिसेबिलिटीज़ है उनको कम करना है, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल समझते हो आप? जैसे एक गाड़ी 5 लोग के बैठने के लिए है, तो उसमें अगर सिर्फ एक व्यक्ति बैठ के चलता है तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है, खर्चा आपका ज़्यादा हो रहा है। वहीं अगर आप 5 लोग बैठा के चलाओगे तो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, मतलब जितनी ऑप्टिमम चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप बेस्ट प्रोजेक्ट निकालें सबसे कम कॉस्ट में, उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। चाइना ने इसमें महारत हासिल करी है। एंड इंश्योरिंग एफिशिएंसी, दक्षता को अच्छे से वो करना है, हमें पाना है। इस स्कीम का ये है कि वैश्विक इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, और एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक। 9 जो है डिसीजन जो आपका यूनियन कैबिनेट का है, 13 PLI स्कीम अभी तक आ चुकी हैं, अप्रूव हुई हैं, और 4 जो है
9 तो हमें अभी तक अप्रूव हो चुकी हैं, 13 में से 4 अभी एडवांस स्टेज में है। पहली 3 जो स्कीम आई थी पीएलआई स्कीम, वो मार्च 2020 में ही आ गई थी, ठीक, और लॉकडाउन होने से पहले आ गई थी। और 10 जो है नई स्कीम नवंबर 2020 में आई हैं, ठीक। कौन कौन सी स्कीम है देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, पहला है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स। ये ऐसे ही हो सकता है, इसमें पूर्ण लेख बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। ये मैंने थोड़े दिन पहले अभी रिवाइज भी आपको करने के लिए कहा था, फिर बता दे रहा हूँ। वाइट गुड्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पावर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, ठीक। और जो 4 स्कीम प्रोसेस में है जिनको कैबिनेट अप्रूवल दिया जाना है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, ठीक, एडवांस केमिकल सेल्स हैवी इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल प्रोडक्ट एंड टेक्निकल टेक्सटाइल, स्पेशलिटी स्टील। और जो पहले 3 हुए थे वो कौन कौन से, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल, ड्रग इंटरमीडियरी एपीआईज, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। इसके अलावा जो है मोदी जी ने अप्रूव कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रपोजल, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सकें, कार्यान्वित कर सकें पीएलआई स्कीम, ठीक। फोटोवोल्टाइक वाला भी था ना अभी एक, देखा होगा आपने, नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल, ठीक, फॉर अचीविंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ गीगावाट स्केल इन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स विद एन आउटले ऑफ 4,500 करोड़, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत पीएलआई स्कीम जो है लागू करी जा रही है, नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल। समझ में आ गई बात। ये है अगला जो हमारा टॉपिक है, वो है कि विजिलेंस, जो सतर्कता अधिकारी हैं उनको हर 3 साल में उनका जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा, हर 3 साल में स्थानांतरण किया जाएगा, ठीक। अब इसमें समझ लेना क्या चीज़ है कि जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, जो कि एक अपना जो है वैधानिक निकाय है, यानी कि सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसने कुछ गाइडलाइंस में मॉडिफिकेशन किया है और कहा है कि जो ऑफिशियल्स होते हैं विजिलेंस यूनिट, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में विजिलेंस यूनिट के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र से संबंधित कुछ गाइडलाइंस में चेंज किए गए हैं, ठीक। और चेंज इसमें सबसे बड़ा ये है कि जो उनका टेन्योर है वो 3 साल का होगा किसी एक जगह पे, ठीक। अब देखिए, कोई पर्सनल होता है, कोई कार्मिक होता है, तो उसको एज ए विजिलेंस ऑफिसर जो है आप 2 टर्म के लिए कर सकते हो, ठीक, 2 टर्म के लिए, और उसमें भी 3-3 के लिए। तो ये टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। और उसके बाद फिर कूलिंग पीरियड रहेगा करीबन 3 साल का, और फिर उसके बाद फिर से हो सकता है, ठीक। और एक जगह पे जो है 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये एक ए लोकेशन पे हैं, ये बी लोकेशन पे है, मतलब यहाँ से उठा के इनको दूसरी लोकेशन पे कर दिया जाएगा पोस्टिंग 3 साल के बाद। तो अभी जैसे जो लोग हैं 5 साल तक काम कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे किया जाएगा, और वैसे धीरे धीरे जो है 3-3 साल के जो लोग जहाँ पे भी हो चुके हैं वहाँ पे फिर उसके बाद उनका स्थानांतरण हो जाएगा। इससे ज़्यादा मतलब कहीं पे है तो हो रहा है, रुक रहा है कोई बंदा विजिलेंस का, तो उसको तुरंत जो है पोस्ट कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक। 2 कंटिन्यूअस पोस्टिंग हो सकती है विजिलेंस यूनिट में, आपका डिफरेंट प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग के, और हर जो पोस्ट होगी, जो प्लेस होगी, वो 3 साल की मैक्सिमम होगी। ये चीज़ यहाँ बताई गई है, ठीक। और प्रायोरिटी उनको दिया जाएगा, जो मैक्सिमम पीरियड है 5 साल से जो चल रहे हैं उनका टॉप प्रायोरिटी पे है। किसी ने अगर मान लीजिए 3 साल से ज़्यादा किसी कहीं पे सर्व कर दिया है, तो उसको तुरंत जो है वुड बी कटेड टू इंश्योर दैट द कंबाइंड टेन्योर। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि मतलब टोटल ये कहा जा रहा है कि 6 साल का होना चाहिए, 2 टेन्योर हो सकते हैं। तो कहीं भी मान लीजिए किसी ने 4 साल कर दिया, अब उसको स्थानांतरित तो कर दें, तो अगले में 2 ही साल करेगा अगली जगह पे, अगली प्लेस पे, ठीक। तो टोटल मतलब 6 साल के लिए ही करो, और उसके बाद फिर जो है कूलिंग ऑफ पीरियड रखो 3 साल का, फिर उसके बाद फिर आगे पोस्टिंग अगर विजिलेंस यूनिट में होनी तो फिर करेंगे उसके बाद, ठीक। ज़रूरत इसका यही है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे, ठीक, एकरूपता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, यूनिफॉर्मिटी, ये सब बनी रहे। और एक जगह ज़्यादा रहता है कोई विजिलेंस ऑफिसर, तो करप्शन के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं, और उसी को रोकने के लिए तो बनाया गया है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो है एक 1964 में बनाया गया था,
गवर्नमेंट में करप्शन से निपटने के लिए 2003 में इसको जो है पार्लियामेंट में एक लॉ लाया गया और स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। ये एक तरीके की स्वायत्त निकाय है और फ्री ऑफ कंट्रोल है फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक, किसी भी कार्यकारिणी वाली अथॉरिटी से फ्री है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता इनका। मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस एक्टिविटी, जितने भी जो विजिलेंस वाली एक्टिविटी सबको मॉनिटर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यूइंग एंड रिफॉर्मिंग देयर विजिलेंस वर्क। ठीक, रिपोर्ट ये जो है प्रेसिडेंट के पास सबमिट करता है और ये कंसिस्ट करता है किससे, एक तो चेयरपर्सन हो गए और 2 जो है विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। ठीक, नॉट मोर देन 2, तो मतलब 2 होंगे मैक्सिमम। अगला जो हमारा टॉपिक है सिंपल सा, ये है कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक, ये यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि नाटो से बोला है कि स्पीड अप करो कंट्री का मेंबरशिप इन द अलायंस, कंट्रीज मेंबरशिप इन द अलायंस। नहीं तो क्या है कि, और ताकि जो हम जो है प्रो रशियन सेपरेटिस्ट जो यूक्रेन के पूर्वी भाग में हैं, ठीक, प्रो रशिया सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, उनसे निपटने में, उनसे फाइट करने में हमें आसानी होगी। नाटो से कह रहा है कि तुम कंट्री की मेंबरशिप बढ़ाओ अपने अलायंस में, ये कहना चाह रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये यूक्रेन है यहाँ पे कहीं, और ये रशिया से जो है यूक्रेन में जो पूर्व वाले हिस्से में कई सारे जो लोग हैं वो रशियन बोलते हैं और प्रो रशियन है। ये सब पहले यूएसएसआर के पार्ट थे। ठीक, तो अब धीरे धीरे क्या है कि वहाँ पे अलगाववादी सेपरेटिस्ट हैं, वो मतलब चाह रहे हैं यूक्रेन से अलग हो जाएं। और पहले देखा भी गया है 2014 में इसी तरीके से, जो है आपका यहाँ पे क्रीमिया एक जगह है, ठीक, उसको रशिया ने ऐसे ही जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलवा के अपने अंदर जो है एनेक्स कर लिया था। ठीक, अभी मतलब 2014 में, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है टाइम। तो ये अब यूक्रेन कह रहा है नाटो से मदद ले रहा है, नाटो का मेंबर है यूक्रेन, कि भैया अपनी कंट्री की मेंबरशिप बढ़ाओ इधर, ताकि जो है हम रशिया से निपटने में आसानी हमको मिले, फाइट करने में। ठीक, ये पूरा नाटो वाले मेंबर्स हैं, ये जितने ये वाला कलर है। ठीक, इधर भी है ये। ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, अभी बताऊंगा। और इसमें पार्टनर्स अक्रॉस द ग्लोब में देखो पाकिस्तान भी है। ठीक, और मतलब ये वाले जो हैं, और ये वाला जो है वार्सा पैक्ट है जो आपका उसने बनाया था रशिया वालों ने, यूएसएसआर वालों ने। ठीक, नाटो के सेक्रेटरी के साथ बात करी इन्होंने, जेलेंस्की ये क्या है, प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, और उन्होंने कहा है कि जो मतलब काफ़ी भिड़ंत वहाँ पे हो रही है, रशियन मिलिट्री भी बॉर्डर पे घूम रही है, सेपरेटिस्ट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं ईस्टर्न यूक्रेन में, कुछ करो। और ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये ऐसा ना हो कि ईस्टर्न यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है इसका फ़ायदा उठाते हुए रशिया जो है इसको उसी तरीके से क्रीमियन पेनिनसुला की तरह जो है इसको भी अपने अंदर एनेक्स ना कर ले। ठीक, और रशिया मेनली रशियन स्पीकिंग डॉनबास रीजन जो है, डॉनबास याद रखना, इस रीजन में ऐसा हो रहा है। नाटो जो है एक तरीके का जो है संधि संगठन है, 30 यूरोपीय देश हैं और नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज़ हैं इसमें, जो कि आपस में मिलिट्री अलायंस बनाते हैं। ठीक, मिलिट्री अलायंस है, ध्यान रखना। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 4 अप्रैल 1949 में चालू हुआ था, साइन हुआ था। और ये कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब इस नाटो के जो भी मेंबर हैं, किसी एक के ऊपर हमला मतलब सबके ऊपर हमला, सब लोग मिलके जो है कलेक्टिव डिफेंस बनाते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हुए एक बड़ा डिफेंस बनाते हैं, म्यूचुअल डिफेंस, किसी भी एक्सटर्नल पार्टी के अटैक से निपटने के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो हारेन ब्रुसेल्स बेल्जियम्स में है, और एलाइड कमांड ऑपरेशंस जो है उसका हेडक्वार्टर जो है मॉन्स बेल्जियम में है, ध्यान रखना। ठीक, और ये जो सबसे अभी रीसेंट मेंबर जो जुड़ा है इससे वो है नॉर्थ मैसिडोनिया, 27 मार्च 2020 को जुड़ा है नाटो से। ठीक, अगला जो सेक्शन हमारा वो है कॉमन आईएसपी से। इसमें हम सिर्फ ये नहीं समझते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, बल्कि पढ़ने के बाद कैसे एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, कहाँ पे कितना गैस करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, सब यहाँ पे समझाया जाता है। देखिए वुल्फ रैथ स्टार, स्टार से संबंधित बात हो रही है, स्पेस से रिलेटेड कुछ बात है, इससे रिलेटेड कौन सा ट्रू स्टेटमेंट बताना है। देखिए रेयर वुल्फ रैथ स्टार जो है ये बहुत ही ज़्यादा चमकीले ऑब्जेक्ट होते हैं,
कई थाउजेंड गुना ज़्यादा सन से। ठीक, स्टेटमेंट सही है एकदम। देयर आर कई सारे हेट्रोजेनस सेट ऑफ स्टार्स भी होते हैं विद अनयूजुअल स्पेक्ट्रा शोइंग प्रोमिनेंट ब्रॉड एमिशन लाइंस ऑफ आयोनाइज्ड हीलियम एंड हाईली आयोनाइज्ड नाइट्रोजन और कार्बन। तो देखिए ये स्टेटमेंट भले ही आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आप इसको एक काम कर सकते हो कि पहला वाला आपका सही हो गया तो आप ये देख सकते हो कि हाँ भैया एक आपने एलिमिनेट कर लिया, इन तीनों में से एक है कोई। ठीक, तो आपने चलो नहीं इसको कर पा रहे हो तो अभी छोड़ दिया दूसरे को, तीसरे पे आओ। रशियन एस्ट्रोनॉमर ने ट्रेस किया है रेयर सुपरनोवा एक्सप्लोजन टू वुल्फ रैथ स्टार्स। अब देखो ये यहाँ पे आपको पता चला कि रशियन नहीं है, इंडियन है। ठीक, इंडियन एस्ट्रोनॉमर खगोलविदों ने वुल्फ रैथ सितारों का दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट के तहत पता लगाया है। तो आपको लगा अच्छा ये तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये ए आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, समझो। तो इस तरीके से एक भी आपका स्टेटमेंट आपने जो है निकाल लिया एलिमिनेशन के मेथड के जरिए, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइज, इसको जरूर देखा करिए। इसमें एक तो एक्स्ट्रा टॉपिक भी होता है और किस तरीके से सॉल्व करना ये भी बताया जाता है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने ये ट्रेस किया है। और सरफेस टेम्परेचर जो है वुल्फ रैथ स्टार्स का बहुत ज़्यादा होता है, 30,000 के तक होता है, केल्विन तक, टू अराउंड 2,10,000, जो बहुत ही ज़्यादा हॉटर है ऑलमोस्ट ऑल अदर काइंड ऑफ स्टार्स से। इसको पहले डब्ल्यू टाइप स्टार्स भी बोलते थे। ठीक, और ये जैसे आपको पता चल गया ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो ये आयोनाइज्ड हीलियम और आयोनाइज्ड नाइट्रोजन कार्बन इन सबसे जो है एमिशन लाइन्स में आता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इंडिया H2 अलायंस, H2 क्या है, हाइड्रोजन अलायंस से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए ग्लोबल एनर्जी इंडस्ट्रियल मेजर्स ये मिलकर आए हैं, उन्होंने जो है एक नया कोalition फॉर्म किया है, एक नया कोalition है, नया गठबंधन है, इसका नाम है इंडिया हाइड्रोजन अलायंस। क्या स्टेटमेंट सही है? ठीक, क्या इंडिया हाइड्रोजन अलायंस में ग्लोबल एनर्जी इंडस्ट्रियल मेजर्स आ रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है। ये इनिशिएटिव जो है एक फॉर्म अलायंस का है जिसको चालू किया है रिलायंस इंडस्ट्री और चार्ट इंडस्ट्रीज़ ने, ये भी सही है। इट विल वर्क टुवर्ड बूस्टिंग हाइड्रोजन इकोनॉमी एंड सप्लाई चेन इंडिया। तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट सही है, तीनों सही हैं। और IS2 अलायंस जो है ये फोकस करेगा आपका रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट यूज़ केसेस। ठीक, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के बनाए जाएंगे। और इट विल ऑल्सो क्रिएट स्टैंडर्ड, मतलब कैसे स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है हाइड्रोजन को प्रेशराइज्ड और लिक्विफाइड फॉर्म में। तो इसी तरीके से आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप लोग हमारे साथ अगर पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। UPSC 2021 और जो है EPFO 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। EPFO का जो है टेस्ट सीरीज़ का भी जो है हमारा चल रहा है। ठीक, तो कल फिर से आप लोग से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।